ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ। अब देखो, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्क्रीन तो आ रही है ना आपके पास? मोबाइल की स्क्रीन आ रही है आपके? मोबाइल पे स्क्रीन आ रही है आपके पास? जी सर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नन ऑफ द अबव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा सिंपल सा हो गया ये तो। अब इसके ऑर्गेनिक बाद, केमिस्ट्री। जी जी बिल्कुल सही है, इसका जवाब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल सही है। यूरिया। अब दूसरा वाला जो, हाँ दूसरा वाला आपने सही बोला है बिल्कुल। पहले वाले का आंसर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे वाले का आंसर है यूरिया, कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया था वो यूरिया था। अच्छा, ये कौन सा कंपाउंड, ये कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इस यूरिया को बनाया था? वो कौन सा साइंटिस्ट था? वॉलर। वॉलर। वोहलर, वोहलर, बिल्कुल सही। इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही देख कर आए हो, वीडियोस पूरी देख के आए हो। क्वेश्चन नंबर हाँ, 4 पे, नाम नहीं पता, पप्पी का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग क्यों पढ़ा जाता है? वजह? हेलो मुइन, आवाज आ रही सर ए। सर इसका आंसर ए। है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फोर का आर आंसर एसेंट, ए होगा। अच्छा एक बात बताऊं, इसके अंदर ऑल द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव, ये इसका सही आंसर है। कि ऑर्गेनिक अच्छा। मॉलिक्यूल जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कार्बन एटम से मिलके बनते हैं, और उनके दरमियान में कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से वो एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं। ये वाली बात बिल्कुल सही है, और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होता। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग होते हैं इनऑर्गेनिक से, ये वाली बात सही हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो उसका उल्टा होता है, यानी वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। और इसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्लो होता है और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई। इनऑर्गेनिक के जो रिएक्शन होते हैं वो कभी कभार जल्दी जल्दी हो जाते हैं, सिंपल रिएक्शन भी होते हैं, और कभी कभार तेज भी होते हैं। तो ये तो सारे फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स सही है ऊपर वाले। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोले फ्रिक्शन डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम को जो रिफाइन किया जाता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कोल गैस, कोल तार या कोक, या इनमें से कोई सा भी नहीं है? ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये तीनों ए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कौन सा? ए वाला ए, ऑप्शन। ए कोल गैस, कोल गैस बोल रहे हो? ये कोल गैस, जी। ये जी गलत है इसका आंसर। जी। जी। इसका इसका सही आंसर है अच्छा। कोल तार, इसका सही आंसर है कोल तार। आप मुझसे वजह पूछो क्यों? क्यों सर? इसकी वजह यह है, देखो, जो कोल गैस है ना, उससे सिर्फ गैसेस ही निकल सकती हैं। जो गैस है उससे तो आप गैस ही अलग कर सकते हो, जैसे मीथेन, इथेन वगैरह, या आप गैस ही अलग कर पाओगे और कुछ नहीं अलग कर पाओगे। और कोक जो है वो सॉलिड है। हालांकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही कम होता है कि ऐसा कि वो सॉलिड हो, वो ज्यादातर या तो लिक्विड होते हैं या फिर गैस में होते हैं। अब देखो, ज्यादातर लिक्विड होते हैं, और लिक्विड्स कहाँ से निकल सकते हैं? कोल तार से। कोल तार एक लिक्विड है, तो कोल तार से जितने भी लिक्विड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे निकल सकते हैं इस कोल तार से। इसलिए ये ज़्यादा गुड सोर्स हो गई, ज़्यादा अच्छी सोर्स हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि ये भी लिक्विड है, और इससे जो निकलेंगे कंपाउंड्स वो भी लिक्विड्स में ही निकलेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर लिक्विड्स ही होते हैं। बात समझ में आई है? सही। ये कोलता लिक्विड है एक। हाँ, कोल तार लिक्विड है। सही। सही है। सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोले द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ना हवा की गैर मौजूदगी में क्या कहलाता है? हवा की गैर मौजूदगी में। एक मिनट। पायरोलाइसिस तो। पायरोलाइसिस तो नहीं है। ये क्रैक। पायरोलाइसिस ही इसका सही आंसर है। फिर वो क्रैकिंग क्या बताया था फिर आपने? अब क्रैकिंग और पायरोलाइसिस एक ही चीज को बोलते हैं। तो एक
क्रैकिंग सर और आपने तो बोला था कि पायरोलाइसिस वो होता है जो प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो। वहां तो याद पर वहां पे ना मैंने गलती करी होगी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, कंबशन जो होता है, कंबशन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, यानी कंबशन जो होता है वो हवा की मौजूदगी में होता है। और क्रैकिंग जो होता है, वो हवा वो की इन द गैर मौजूद। एब्सेंस ऑफ। हाँ, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर को ही पायरोलाइसिस भी कहते हैं, यानी इसी को क्रैकिंग भी कहते हैं। अच्छा पायरोलाइसिस को ही क्रैकिंग भी बोलते हैं। तो हो सकता है मैंने वहां पे गलती करी हो, क्योंकि हो जाता है बंदा कभी कभार दिमाग में। और पॉलीमराइजेशन तुमने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। पॉलीमराइजेशन क्या चीज होती है? पॉलीमराइजेशन वो होते हैं जो अपना मोनोमर कन्वर्ट होते हैं हाँ पॉलीमर में। हाँ, सही है। बिल्कुल सही। और और सिंथेसिस क्या होती है? सिंथेसिस नहीं पढ़ी मैंने अभी। सिंथेसिस बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ये पढ़ाया भी नहीं है मैंने उसके अंदर। सिंथेसिस बड़ी सिंपल से है कि जो किसी भी चीज़ को आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर करो ना, किसी भी चीज़ को आप आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर करो तो वो सिंथेसिस कहलाती है। यानी आप इंडस्ट्री के अंदर किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो वो कहलाएगा सिंथेटिकली आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? जैसे वोहलर ने यूरिया बनाया था, या हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, हम लोग खाद वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग सिंथेटिक फर्टिलाइजर बनाते हैं, यानी हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। जो नेचुरल तरीके से निकलती है वो तो वो होता है गोबर वगैरह। सही है, ये सीन है, ये सीन है। बात समझ में आ गई? जी। क्वेश्चन नंबर 8, इन पेट्रोलियम industry the thermal decomposition of alkanes और paraffins is known as। जो अल्केन्स को और पैराफिन्स को जो डिकम्पोज किया जाता है, जो तोड़ा जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? एक मिनट। अब यहाँ पर ना एक ऑप्शन गलत है। चलो आप पहले एक काम करो, आंसर बताओ, फिर उसका मैं बता दूँ। क्रैकिंग। क्रैकिंग, इसका आंसर क्रैकिंग भी है और इसका आंसर पायरोलिसिस भी ओहो है। यहाँ पे पायरोलाइसिस नन ऑफ द से। अबव नहीं होना चाहिए था आंसर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था बोथ ए एंड बी। बोथ वोल्टा मदरफकर बात। ए एंड बी। सही बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सही समझ में आया? जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटेक्टेड इन लेबोरेटरी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है फेडरल बोर्ड के अंदर। तो फेडरल बोर्ड के अंदर वाले एमसीक्यूज तो आएंगे नहीं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड के अंदर है नहीं। लेकिन आप तुक्का मार लो कोई भी, मैं आपको बता देता हूँ। ए। इसका आंसर क्या बोला? ए। ए। इसका आंसर है सी। ये सी। केजेल केजेल डीहेल मेथड, कुछ इस तरह से इसका नाम है। तो इस मेथड से नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उसको डिटेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, इस मेथड से। और लसाइने सर एक मेथड मिनट से। यहाँ पे रुक जाए। हाँ तो ये भी बता दे 10 फिर एक साथ लिख लूंगा। हाँ, और लसाइने मेथड जो होता है उससे नाइट्रोजन की जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो कैलकुलेट की जाती है। यानी एक मेथड से नाइट्रोजन को डिटेक्ट किया जाता है कि इस ऑर्गेनिक साथ कंपाउंड में लिख लिया नाइट्रोजन जी। मौजूद है या नहीं है। वो मेथड कौन सा है? केजल डेहल मेथड है। और एक मेथड से पता लगता है कि नाइट्रोजन की कितनी मिकदार मौजूद है, वो पता लगता है लसाइने मेथड से, लसाइन मेथड से। मुइन, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो तबीयत तो बस ठीक है आपकी? नहीं, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, गला बहुत ख़राब है और नज़ला भी बहुत हो रहा है। तबीयत सही सेट है बस। खैर। अच्छा देखो, अब हमने 9 और 10 पढ़ लिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 जी। पे क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स?
कि इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? प्लांट्स हैं, एनिमल है, कोल तार है, या नेचुरल गैस है, या फिर पेट्रोलियम है? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग हमें मिल जाते हैं, वो प्लांट से भी मिलते हैं, वो एनिमल से भी मिलते हैं, और पेट्रोलियम नेचुरल गैस और कोल तार से तो मिलते ही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम, के मतलब जो डिस्टिलेशन का मेथड है जिससे हम लिक्विड्स को प्योर करते हैं, वो कौन सा मेथड है? वोलेटाइल इंप्योरिटीज को अलग करते हैं, या नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज को अलग करते हैं लिक्विड्स में से, या इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को अलग करते हैं, या सारी इंप्योरिटीज को अलग कर लेते हैं? डी। कौन सा? डी डी। डी, ऑल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज? नहीं मे बी। नहीं, इसका सही आंसर है इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, के ऐसी इंप्योरिटीज जो लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती, यानी कि वो सॉलिड की फॉर्म के अंदर होती हैं, वो डिसॉल्व नहीं होती है, हम उन इंप्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। और फिर उस लिक्विड से दो तरह के लिक्विड्स और बनते हैं, एक होता है वोलेटाइल लिक्विड्स और एक होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो कि खुद से एवापोरेट हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, या केरोसिन ऑयल हो गया, या फिर डीजल हो गया, वगैरह वगैरह। और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो कि खुद से एवापोरेट नहीं होते फिर, यानी कि जैसे जैसे कि इंजन ऑयल होता है हमारे, ये जो शेल का ऑयल होता है, ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। सही बात समझ में आ गई? सही। अब आगे बढ़ते हैं। बोले क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर विच एलिमेंट इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? और एक सेकंड, इसके आंसर्स थोड़े गलत हैं। चलो, चार ऑप्शन है, लेकिन चारों ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन जो होना ही चाहिए वो है ही नहीं। आप मुझे बता सकते हो कि वो हाँ, कौन सा? कार्बन। 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 तो इसका मतलब इसको सही कर लिया जाए यहाँ पे हाथों हाथ। बेसिकली मैंने टाइप किया ना, तो समझ सकते हो यार, गलतियां हो सकती हैं भाई, क्यों नहीं हो सकती है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। सर कोई मसला नहीं सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्लोरेशियन ब्लू? यार ये तो गूगल कर लेना, ये मुझे भी नहीं पता, ये मैंने खुद देख के कहीं से लिखा था, और मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नहीं पता, इसका गूगल कर लेना, ठीक है? और वैसे भी ये इनऑर्गेनिक का है, ये पता नहीं ऑर्गेनिक में कहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 पे लिखा हुआ IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, देखो नजर आ रहा होगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, और उसके आगे लिखा हुआ है CH, और फिर ट्रिपल बॉन्ड विद CH। बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है? अगर हमने IUPAC नेमिंग पढ़ी थी सेकेंड ईयर के अंदर थोड़ी बहुत, तो हम अभी बता सकते हैं, वरना हम नहीं बता पाएंगे इसका नाम। 1 ब्यूटीन 3 आइन। 1 ब्यूटीन 3 आइन। 1 ब्यूटीन 3 आइन आंसर सही है, लेकिन आप मुझे बताओ कौन से रूल से निकाला तुमने इसको? सर ये रूल होता है कि पहले डबल बॉन्ड को तरजीह देते हैं, बाद में ट्रिपल बॉन्ड को तरजीह देते हैं। हाँ, तो अगर इसमें से पहले 1 हाँ आ जाएगा इन के लिए, और फिर हाँ 3 पे, नंबर 3 पे नंबर 3 के बाद कार्बन जो वो ट्रिपल हाँ बॉन्ड यूज रहे तो 3 आइन आ जाएगा। सही। अगर अब देखो, जो आगे आने वाले बच्चे रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो उनके लिए बता देता हूँ भाई, देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों के दोनों सेम पोजीशन पर हैं तो हम लोग डबल बॉन्ड को तरजीह देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को तरजीह नहीं देते हैं। और अगर सेम पोजीशन पे ना हो तो फिर जो करीब होता है उसको तरजीह देता है, सही है। और जो पेरेंट नेम होता है वो हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड को ही देते हैं, जैसे कि ब्यूटीन है तो हम हमेशा उसको ही देंगे, डबल बॉन्ड वाले को ही देंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को कभी पेरेंट का नेम नहीं देते। तो इसलिए 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन, और 3rd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन 3 आइन इज द राइट ऑप्शन। अब आगे। फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है ना कि ब्यूट 1 इन 3 आइन। हाँ ये भी हो सकता है, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये भी हो सकता है इसका आंसर, यानी ब्रेक करके लिख दो अब उसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एक ऐसी थ्योरी जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी तारीख बदल कर रख दी, द रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी विच ओवरथ्रू, सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम हाँ फ्रॉम, NH4CN। हाँ अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। वोलर की जो डिस्कवरी थी जिसने यूरिया बनाया था अमोनियम साइनेट से,
जिसने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। अब आगे, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा वाला? सी। सी, फ्रैक्शनल जी। डिस्टिलेशन। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग 400 से 500 हाइड्रोकार्बन्स एक ही वक्त में अलग कर सकते हैं, जिसमें से अच्छा, एक हम मिनट सिर्फ सर। मेरी वीडियो आ रही है आपके पास मुई? जी, वो साइड। साइड में आ रही, छोटी सी, खूबसूरत लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा? जी सर, बस थोड़ा ना, अगर आप सर मोहसिन की तरह थोड़े दाढ़ी सीरियस हो बनवाई हुई गया। होती ना। हाँ, हाँ, तो आपने कल जो ड्रेस पहना था ना पहली पार्ट में, वो आप अच्छे लगते। अच्छा, मैं अच्छा लगता थोड़ा। है। हाँ, दाढ़ी हाँ, थोड़ा कभी कभार तंग करती है इंसान को, लेकिन अच्छी बात है आपने दाढ़ी रखी हुई है। हाँ, ये बहुत बात मुश्किल अच्छी। काम है, हर कोई ऐसे ही बोलता है मुझे। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट, फिर अच्छा, सर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मैं वजह बता देता हूँ। फ्रैक्शनल सॉरी डिस्टिलेशन सर। से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक ही वक्त में 400 से 500 कंपाउंड्स अलग किए जा सकते हैं, और हम इनमें से चंद ही पढ़ते हैं जो कि हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं सेकेंड ईयर की बुक के अंदर। कैरोसिन ऑयल या डीजल या फिर जेट फ्यूल या फिर पेट्रोल या वगैरह वगैरह, गैसोलीन वगैरह या गैस वगैरह हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, लेकिन इससे अलग किए जा सकते हैं 400 से 500 कंपाउंड। बात समझ में आ गई? सर आगे नहीं बढ़े? समझ में आया क्योंकि वॉइस अटक रही थी सर। अच्छा, आवाज अटक रही थी। अच्छा देखो, मैं जी। तुम्हें समझाता हूँ। देखो, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को पेट्रोलियम से अलग किया जा सकता है, क्रैकिंग के जरिए बहुत कम को अलग किया जा सकता है, और पायरोलिसिस के जरिए भी बहुत कम को अलग किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर तो आप क्या करते हो, बर्न करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और बड़े वाले हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर देते हो बस, ठीक है? जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है इसके अंदर आप 2 या 3 हाइड्रोकार्बन को अलग कर पाते हो, ठीक है? तो इसलिए ये भी सही ऑप्शन नहीं है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके अंदर आप एक ही वक्त में 400 या जी 500 सर। कंपाउंड्स 400 या 500 कंपाउंड्स को अलग कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है? तो सही। ये सही ऑप्शन है। हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो पढ़ी थी सेकेंड ईयर के अंदर, हमने उसके अंदर से चंद ही कंपाउंड्स पढ़े थे कि हम मेजर मेजर कंपाउंड जो अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, वो कौन कौन से? गैसोलीन है, या फिर केरोसिन ऑयल है, या फिर जेट फ्यूल है, या फिर लुब्रिकेंट ऑयल है, या डीजल है वगैरह। इस तरह के हमने कंपाउंड्स पढ़े थे जो हम अलग करते हैं, वरना इससे 400-500 कंपाउंड्स अलग किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? जी। अब आगे बोल रहे हैं, एक सेकेंड, तो अंदर जा। यहाँ पे लिखा है व्हेन पेट्रोलियम इज हीटेड ग्रेजुअली एट 22 डिग्री 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, द बैच ऑफ वेपर्स इवॉल्व बी रिच इन। जब पेट्रोल, वो जो क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, क्रूड ऑयल को जो हम जी। टावर के अंदर डालते हैं और हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो जी। वेपर्स अलग होते हैं ऊपर की तरफ आते हैं, तो मैंने बताया था हर टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें अलग निकलती अलग, हैं। हाँ सही बात, सही। हाँ, तो 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में कौन सी चीज सबसे ज्यादा निकलेगी? ईथर निकलेगा, या केरोसिन ऑयल निकलेगा, या लुब्रिकेटिंग ऑयल, या पैराफिन वैक्स? पेट्रोलियम ईथर आई थिंक सर। पेट्रोलियम ईथर सही आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ सीक्वेंस क्या होती है। 20 to 60 डिग्री वैक्स जो सेंटीग्रेड, वो ज्यादा। हाँ, 20 to वैक्स 60 डिग्री। ज्यादा। वैक्स तो सबसे आखिर में ही निकलती है। आखिर में निकलती, फिर हाँ, लुब्रिकेंट ऑयल। उससे पहले फिर लुब्रिकेंट ऑयल केरोसिन। निकलता है, और उससे पहले डीजल, और उससे पहले केरोसिन ऑयल, और उससे पहले गैसोलीन, और सबसे पहले ईथर वगैरह ऐसी ईथर। चीजें निकल जाती हैं। इसका तो, टेबल बना हुआ है ना बुक में, केमिस्ट्री की सेकंड ईयर हाँ, की। सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक के अंदर इसका टेबल बना हुआ है। तो आप सही हैं बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज इन नंबर बिकॉज ऑफ, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा है क्वांटिटी के अंदर या नंबर्स के अंदर। किस वजह से? टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की वजह से, या कैटिनेशन की वजह से, या कार्बन की ऑल एबिलिटी की ऑफ ऑल द वजह से कि वो फैक्टर बहुत सारे मेंशन्ड। बॉन्ड बना सकता है, या ऑल द फैक्टर्स? ऑल द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव, ये ऑप्शन, ये आंसर बोल रहे हैं आप, लॉक कर दिया जाए इसको? क्या इसको लॉक कर दिया जाए भाई? यस सर। बिल्कुल सही आंसर है आपका।
क्योंकि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब और एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब सेम ही है कि कार्बन बोलते हैं कार्बन के 4 हाथ हैं या 4 वैलेंसी है जिससे वो बॉन्ड बना सकता है। और दूसरी बात ये है कार्बन की खुसूसियत है वो बहुत सारे बॉन्ड बना सकते हैं। वो किस वजह से बना सकते हैं? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी खाली होती है। तो ये दोनों एक ही बात है। और कैटिनेशन का मतलब भी क्या होता है कि कार्बन के अंदर एबिलिटी होती है लंबी लंबी चेन्स बनाने की। तो इस वजह से ये तीनों बातें सही हैं जिसकी वजह से कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है कोल तार इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ। कोल तार को किसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से निकाला जाता है? कोल की, वुड की, बोन्स की, हड्डियों की या फिर कोक? कोल कोल की। कोल की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूँ कोल जो होता है ना, कोल, कोल का उर्दू में तर्जुमा होता है कोयला, और कोक जो होता है उसका भी उर्दू में तर्जुमा होता है कोयला। तो बताओ, इंग्लिश में दोनों के वर्ड्स अलग अलग हैं, तो बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? कोल में और कोक में क्या फर्क है अगर इंग्लिश के वर्ड्स के कोल हिसाब से देखा जाए? कोल जो है वो शुरू में जो आया होता है ना, हाँ, बिल्कुल जो वो वाला जमीन से होता है। निकला और होता है। जी, जो जमीन से निकला। ठीक है, और ठीक है। जब हम इसके ऊपर काम करते हैं रिफ्लेक्शन डिस्टिलेशन वगैरह, तो हाँ जो आखिरी में बचता है वो कोक होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इस जवाब को थोड़ा और आसान कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा या दूसरे जो बच्चे सुनेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। कोल जो होता है वो उस कोयले को बोलते हैं जो जला हुआ नहीं होता, और कोक वो होता है जिस जो कि जल चुका होता है, यानी जलने के बाद की प्रोडक्ट जो होती है वो कोक होता है। सही है। जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर लिखा हुआ है द लिंकिंग ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। दो या दो से ज्यादा चीजों का आपस में जुड़ जाना ताकि वो एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लें, ये क्या कहलाता है? दो लोगों का आपस में जुड़ना हाँ, कि वो एक एक कपल बना ले, पोलीमराइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं या सेम सेम यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक ही चीज बना लेते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऑल सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आर कॉल्ड। बताएं जरा। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जिसका स्ट्रक्चर जो है वो ओपन चेन के अंदर, एक क्लोज चेन के अंदर नहीं है, वो क्या कहलाता है? ओपन चेन वाले। ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? बताओ। मुइन ये भी था वीडियो के अच्छा, अंदर। ये नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। हाँ तो और क्या? एलिफेटिक। आंसर एलिफेटिक। एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि अब जो नए आने वाले बच्चे होंगे उनको दोबारा बता दूं भाई, जो सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को, तो भाई हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप होती हैं। पहली टाइप होती है हाइड्रोकार्बन्स की, कौन सी होती है बताना जरा? पहली टाइप। एक सेकंड, तुम गलत बोल रहे हो। मुइन तुम गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम भी सुनो। नहीं नहीं, वो एलिसाइक्लिक है। हाँ, हाँ, मैं एलिसाइक्लिक इसका सही आंसर है। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एलिसाइक्लिक। हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है एलिफेटिक। एलिफेटिक वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। और एक होती है एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होता है। तो एरोमेटिक तो होती है वो तो हमेशा क्लोज चेन ही होती है, तो इसलिए तो उनको तो कटाई दो। जो एलिफेटिक होती है, एलिफेटिक की दो टाइप होती है। एक होता है एलिसाइक्लिक, ये एलिसाइक्लिक जो होती है वो ओपन चेन होती है। और एलिफेटिक की दूसरी टाइप होती है एसाइक्लिक, जो कि क्लोज चेन होती है। तो इसका सही आंसर है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो है जो कि ओपन चेन होती है। बात समझ में आ गई? एलिसाइक्लिक यस वो सर। है जो ओपन चेन होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। 23 पे आ यस जाओ। सर। 23 पे आ जाओ। closed chain hydrocarbons in which ring is made up of carbon atoms along with some other atom, यानी कार्बन एटम के साथ और भी एटम्स हैं उस रिंग के अंदर। तो बताओ वो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक? बताओ जरा। हीट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक इसका सही आंसर है। वजह आपसे ई कैट के एमसीक्यूज में वजह नहीं पूछते, लेकिन मैं अभी पूछ सकता हूँ आपसे वजह, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। वजह क्योंकि होमो तो फिर सेम चीजों का होता है ना, कार्बन ही हाँ आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन ही आएंगे। अब यहाँ पे हाँ, ऑधर एटम भी आ रहा है तो इस वजह से हाइड्रोसाइक्लिक कहा बिल्कुल जाता सही आंसर है इसका।
आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इन्होंने बोला है कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोला है तो एलिसाइक्लिक तो वैसे ही कट गया, एलिसाइक्लिक तो गलत ही हो गया। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, वो बोल रहे हैं इसके अंदर कार्बन एटम के साथ दूसरे एटम भी है, तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक वाला गलत हो गया, क्योंकि होमो के अंदर सब सेम होता है और कार्बो के अंदर भी सारे कार्बन ही होंगे तो सब सेम ही होंगे, तो इसलिए दोनों ही गलत हो गए। हेट्रोसाइक्लिक वाला सही हो गया क्योंकि हेट्रो के अंदर डिफरेंट होता है। अच्छा आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, ऑल क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स possessing a hexagonal ring of 6 carbon atoms are called, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर जो होता है 6 कार्बन एटम्स की रिंग है, मतलब 6 कार्बन एटम्स की रिंग है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं, कार्बोसाइक्लिक कहलाते हैं, या नन ऑफ द अबव कहलाते हैं? पहले ये सोच लेना कि 6 कार्बन एटम्स की चेन कहाँ पे होती है, 6 कार्बन एटम्स की चेन, ओ मतलब जो क्लोज चेन होती है वो बेंजीन में होती है और इसका आंसर एरोमेटिक है। किसमें होती है वो? बेंजीन। बेंजीन में होती है, बिल्कुल सही बात है। बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन एटम्स की रिंग होती है और सारे बेंजीन वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर है एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी हेक्सागोनल रिंग से हमने पहचान लिया। अब आगे बोल रहे हैं पेंटेन C5H12 के कितने आइसोमर्स होते हैं? कोई आइसोमर नहीं होता, या 2 आइसोमर होते हैं, या 3 होते हैं, या 5 होते हैं, इसको बना के देखना पड़ता है, लेकिन मुझे इसका आंसर याद है, इसका आंसर 3 आइसोमर्स है। एक मर्तबा सीधी चेन के अंदर ड्रॉ कर लो, एक मर्तबा एक ब्रांच लगा दो, और एक मर्तबा 2 ब्रांच लगा दो, सही है। इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, वैसे तो हम बना के हमेशा चेक करते हैं, लेकिन इसका मैंने अभी हाथों हाथ बनाया हुआ भी और मुझे याद भी है कि पेंटेन के अंदर पहले 5 कार्बन एटम को सेम लाइन पे बना लो, एक ही स्ट्रेट लाइन में बना लो, फिर उसके बाद वो एक आइसोमर हो गया, और दूसरा ये कि एक वाले कार्बन को ऊपर कर दो, और फिर 2 कार्बन को नीचे, एक के नीचे कर दो, एक कार्बन को दूसरे के नीचे कर दो, तो मतलब 2 ब्रांचेस लगा दो, तो इस तरह से 3 आइसोमर हो जाएंगे, वो सेकेंडरी वगैरह। हाँ। अब 26 पार्ट 26 के अंदर बोल रहा है केरोसिन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन एटम। केरोसिन जो होता है वो कितने कार्बन एटम से मिलके बना हुआ होता है? जैसे कि गैसोलीन का फिक्स है और सबका फिक्स है, तो इसका कितना होगा बताएं जरा, कोई आइडिया है आपके जहन में? बी तो नहीं है इसका आंसर। किसका आंसर? बी। बी तो नहीं है, बी और ए दोनों नहीं है, सी और डी ये दोनों हो सकते हैं, इन दोनों में कौन सा हो सकता है? मुझे 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 वैसे तो डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, यानी C10 से C12, लेकिन हम एक काम कर लेते हैं कि मतलब मुझे इस तरह से याद पड़ता है कि जो गैसोलीन होता है, गैसोलीन वो 5 कार्बन एटम से लेके 8 कार्बन एटम्स तक हो सकता है, यानी कि C5, C6, C7 और C8 तक गैसोलीन हो सकता है, और 9 और 10 का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो मुझे लग रहा है कि 10, 11 और 12 से लेके 10, 11 और 12 से लेके जो आगे होंगे वो सब केरोसिन ऑयल होंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं, गूगल कर लेते हैं इसको। क्या इसको भाई आओ गूगल आओ, कुछ और मत खुल जाना भाई गूगल पे। केरोसिन, केरोसिन is composed of how much carbon atoms? गूगल की आ रही है आपके पास? नहीं सर, गूगल की तो नहीं आ रही। गूगल की नहीं आ रही? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि 10 से लेके 16 मॉलिक्यूल्स तक के दरमियान हो सकते हैं केरोसिन के अंदर, 10 से लेके 16, यानी ये जो वाला ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन यही सही हो सकता है, यानी 10 से तो ऊपर ही होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। हमारी मीटिंग खत्म होने के अंदर कितना टाइम रहता है? हमारी मीटिंग खत्म होने के अंदर 4 मिनट 50 सेकंड है, 4 मिनट 50 सेकंड, तो दोबारा इसी के ऊपर ज्वाइन कर लिएगा, ठीक है। अब 27 के अंदर लिखा हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड कैन बी मेड ऑफ पॉली, इसका आंसर है सी। अरे वाह, तुम्हें याद है भाई, जबरदस्त। 28 पे आ जाओ। शायद एन नहीं लगाया हुआ। कहाँ पे? यहाँ पे एन लगता है मेरा ख्याल से, जहाँ तक CH2 से पहले। हाँ, वो एक ब्रैकेट के अंदर एन होता है, मतलब इस तरह करके मैं अभी हाथ के हाथ लगा देता हूँ, यहाँ पे हाथ के हाथ छोटा सा लगा देता हूँ ऐसा करके, वो सब पे लगेगा फिर, मतलब ये एन शुरू में लगेगा, नीचे पीछे नहीं लगेगा। एक सेकंड आओ, आप वापसी पर आओ। मैं भी वही कह रहा था जहाँ हाँ,
ऐसे लगेगा। यही पे। हाँ सही है, सही है आपका आंसर सही है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O और उसका मॉलिक्यूलर मास है 180, तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप क्या करो, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा इसका, CH2O का, इसका 12 प्लस 2 14 और 16 हाँ 30। 30। अब 180 को 30 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है। 8। अबे वो नहीं, 180 को 30 से दोबारा डिवाइड करो। अच्छा 3 30 डिवाइड बाय 180। 180 डिवाइड बाय 30। तो सर 6 क्या आंसर आ रहा है, 6। 6 6। अब एक काम करो, 6 आंसर आ रहा है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो CH2O से, मल्टीप्लाई कर दो 6 को, बताओ क्या आंसर आएगा। ये सर बी, ऑप्शन बी, बी। C6H12O6। सही है, तो ये इसका सही आंसर है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या बोल रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड। के ऐसे केमिकल फॉर्मूलाज जिनका मॉलिक्यूलर, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज अलग अलग है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या नन ऑफ द अबव। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज द राइट आंसर, कि मतलब उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या बोल रहे हैं, इथानॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन, यानी मिथॉक्सी मीथेन का उन्होंने आगे बराबर में नाम बताया हुआ है, डाई मिथाइल ईथर, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ। सर आपकी आवाज मैं बोल रहा हूँ इथानॉल का, आवाज नहीं इथान, आई सर। आवाज अभी मेरी आ रही है क्या। पिक्चर भी अटकी हुई है। पिक्चर भी अटकी हुई है भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी, आपको मेरी आवाज आई है अब। बी। इसका आंसर बी सही है, लेकिन कैसे निकाला वजह बताएं। हेलो, हेलो मुइन, मुइन, मुइन आपको मेरी आवाज आ रही है। मुइन ब्रो, कैन यू हेयर मी। मुइन आपको मेरी आवाज आ रही है।